ट्राई करोगे अभी साथ साथ में भी आपको इजीली लर्न हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर बेटा सबसे पहले तो जैसे हम इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर करेंगे, तो तीनों कंट्री ने अपने डेवलपमेंट के लिए ना बेटा, तीनों कंट्री किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनी थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेंशन सम एग्जांपल ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, कई कंट्रीज ने रीजन वाइज अपना डेवलपमेंट करा था, कई कंट्रीज ने अपना पूरी इकोनॉमी का इकट्ठा डेवलपमेंट करने का ट्राई करा था। तो तीनों कंट्रीज अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का पार्ट बनी। तो इसके आपने सिर्फ नाम याद करने, आपके पास डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी बोर्ड में। ठीक है, तो बहुत सारे नाम, G8, G20, सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ये सब नाम है बेटा जो आपने याद करने। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा शुरुआत यहां से होती है, मेंशन सम एग्जांपल ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स। ठीक है, तो सिर्फ इनके नेम आपने याद करना है, सार्क, यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, G8, G20 एक्सेट्रा। ठीक है, तो चैप्टर की स्टार्टिंग हम यहां से करें। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान तीनों कंट्रीज ने अपने डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले तीनों कंट्रीज किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनी। तो मेंशन सम एग्जांपल ऑफ रीजनल एंड इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो हर तीनों कंट्री बनी थी बेटा किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बन के, फिर अपनी कंट्री का डेवलपमेंट प्रोसीजर इन्होंने स्टार्ट करा था। तो इनके जस्ट आपने नाम याद करने बेटा, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर में ये आता है बेटा, तीनों कंट्रीज ने कौन कौन से तरीके से अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया। व्हाट आर द वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो कंट्रीज किसकी बात हो रही है इसमें, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, तो तीनों कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप करने के लिए बेटा किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट बनी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब स्ट्रांग बनाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को फॉलो करा। तो सबसे पहले बेटा तीनों कंट्री इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट बनी थी। इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आप वही दोगे, रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग, सार्क, ब्रिक्स, जो आपने अभी पीछे पढ़ी। ठीक है, तो सब क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन था, मेंशन सम वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रीज आर ट्राइंग टू स्ट्रेंथन देयर ओन इकोनॉमिक पॉलिसीज। ठीक है, कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू तीनों कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप किया था। तो सबसे पहले तीनों कंट्रीज इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट बनी। तो इसमें आप सारे रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के एग्जांपल दे दो, सार्क हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, तो हर कंट्री किसी ना किसी में पार्टिसिपेट होके अपना डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करा था। सेकेंड पॉइंट, तीनों कंट्रीज ने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पॉलिसी ऑफ कंपैरिजन को फॉलो करा। ठीक है, लाइक आप लोगों का घर में कंपैरिजन होता है। ठीक है, कईयों को अपने सिबलिंग्स के साथ कंपेयर किया जाता है, उसको देख वो इतना अच्छा पढ़ता है और तू कुछ नहीं कर रहा। तो इंडिया अपने आप को कंपेयर करती है अमेरिका से। ठीक है, और पाकिस्तान अपने आप को इंडिया से कंपेयर करता है। तो पॉलिसी ऑफ कंपैरिजन से हमें पता चलता है बेटा हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ को हम यूज करते हैं और वीकनेसेस को हम रिड्यूस करते हैं। पॉलिसी ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है, हर कंट्री ने ना बेटा अपनी पॉलिसीज को दूसरी कंट्री की पॉलिसी के साथ कंपेयर करा था। ठीक है, आपको पता है जैसे इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, तो अगर हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलती है जो अमेरिका फॉलो कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि इंडिया में भी वही चीजें लेके आए। ठीक है, ताकि इंडिया और स्ट्रांग बने। तो दिस इज पॉलिसी ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस तीनों कंट्रीज ने जब अपना डेवलपमेंट प्रोसीजर स्टार्ट करा था, तो तीनों ने ही पॉलिसी ऑफ कंपैरिजन को फॉलो करा था। और पॉलिसी ऑफ कंपैरिजन में दो चीजें पता चली थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो ये होता ही है बेटा, अगर मैं भी अपने आप को किसी से कंपेयर करूंगी तो मुझे भी पता चलेगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेसेस क्या है। तो स्ट्रेंथ को हम यूज करते हैं, वीकनेसेस को हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ऐसी तीसरा तरीका है बेटा, तीनों कंट्री ने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करा। ग्लोबलाइजेशन तो आपने पढ़ा है ना, इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। तो तीनों कंट्री ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करा था बेटा। इंडिया में जब ग्लोबलाइजेशन आया था, आपको पता है 1991 में, तो इंडिया में ट्रेड बैरियर वगैरह हर चीजें हटाई गई थी। इंडिया के पास एफडीआई पैसा आया था और इंडिया का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हुआ था। तो तीनों कंट्री ने ये चीज सोची थी कि भाई अगर डेवलप होना है तो ग्लोबलाइजेशन लेके आओ, ट्रेड बैरियर हटाओ, जितना मर्जी ट्रेड करो। ठीक है, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, अपने आप पैसा आएगा, इकोनॉमी का डेवलपमेंट जल्दी होगा। तो अभी मैंने आपको इस चैप्टर में देखो दो क्वेश्चन बताए, मैं रिपीट कर रही। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि तीनों कंट्री, ठीक है, चैप्टर का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री। तो इस चैप्टर में हमने इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को कंपेयर करना है। सबसे पहले तीनों ने तो डेवलपमेंट शुरू करा था एट द सेम टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तीनों कंट्री ने अपना डेवलपमेंट प्रोसीजर कब स्टार्ट करा, इंडिपेंडेंस के बाद करा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब तीनों कंट्री ने डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए बेटा कुछ ना कुछ रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग का पार्ट बनी थी। तो मैंने आपको रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग्स के एग्जांपल दिए। ठीक है, ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, ये बहुत सारी रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जिसके थ्रू तीनों कंट्रीज ने अपने आप को डेवलप करा था।
सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि मेंशंस ऑफ वेरियस मींस, 3 नंबर का क्वेश्चन है, कौन से तरीके बताओ जिसके थ्रू तीनों कंट्रीज ने जल्दी जल्दी डेवलपमेंट किया था। तो सबसे पहला तरीका तो इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग में यही लिखोगे, रीजनल और इकोनॉमिक ग्रुपिंग में पार्टिसिपेट करा। दूसरा तरीका वॉज पॉलिसी ऑफ क्या बोलो, कंपैरिजन, तीनों कंट्रीज ने कंपैरिजन की पॉलिसी को फॉलो करा, जिसमें हमें 2 चीजें पता चल रही थी, बोलो क्या पता चल रही थी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारी वीकनेसेस क्या। तो स्ट्रेंथ को हम यूज कर रहे थे, वीकनेसेस को हम अवॉइड कर रहे थे। ऐसी तीनों कंट्रीज ने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को फॉलो करा था बेटा, ठीक है। तो इसमें बेटा आपको पता है ट्रेड बैरियर वगैरह हटाए गए, एफडीआई वगैरह बढ़ाई गई, तो तीनों कंट्री ग्लोबलाइजेशन लेके आई, ठीक है। तो ये हम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने कौन सी सेम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा, सिमिलर पूछा आपसे, ठीक है, जो इंडिया और पाकिस्तान ने सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो करी। तो सबसे पहले तो बेटा इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज ने ना अपना डेवलपमेंट प्रोसीजर कब स्टार्ट करा, इन द ईयर 1947, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी बेटा डेवलपमेंट शुरू कब करा था, एट द सेम टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया का इंडिपेंडेंस का ईयर भी सेम है, पाकिस्तान का भी सेम है, और डेट में आपको पता है 1 दिन का फर्क है, ठीक है। तो दोनों ने बेटा सिमिलर स्ट्रैटेजी क्या है, दोनों का ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेम था, तो दोनों ने डेवलपमेंट प्रोसीजर सेम ईयर से स्टार्ट करा था, 1947 से। दोनों कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी फ्रेमवर्क को फॉलो करा था बेटा। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है, वेयर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। तो इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई, पाकिस्तान भी मिक्स्ड इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ये मानना था कि जो प्राइवेट और पब्लिक इकट्ठा खर्चा करेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा, तो दोनों ने ही मिक्स्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को फॉलो किया था, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब दोनों कंट्रीज आपको पता है अपने डेवलपमेंट के लिए 5 ईयर प्लान लेके आई, और आपने चैप्टर पढ़ा है, सेकंड चैप्टर था इंडियन इको का, इंडिया में 5 ईयर प्लान आया था इन द ईयर 1951, और हमारा 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन थी 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956, और 56 में पाकिस्तान लेके आया था अपना 5 ईयर प्लान, तो हमें चोरी करके वो लेके आया। तो इंडिया में भी 5 ईयर प्लान आए, सिमिलर स्ट्रैटेजीज बतानी है बेटा, ठीक है। तो इंडिया में भी 5 ईयर प्लान आए, पाकिस्तान में भी 5 ईयर प्लान आए। इंडिया में 51 में आया, हमारा खत्म होती पाकिस्तान में आया, और ये मैं चाइना का साथ ही आपको याद करा रही हूँ, हाउएवर क्वेश्चन ये नहीं है, चाइना इन दोनों के बीच में लेके आया था इन द ईयर 1953, तो वो साथ में ही याद कर, ठीक है। तो चाइना में 5 ईयर प्लान आए थे 1953, ठीक है। तो ये हम इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन पढ़ रहे हैं बेटा, तो इंडिया में 51 में 5 ईयर प्लान आए, पाकिस्तान में 56 में 5 ईयर प्लान। इंडिया पाकिस्तान दोनों इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके आए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पता है आपको क्या होते हैं, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इंडिया में रिफॉर्म्स कौन से ईयर में आए थे, 1991 में, और पाकिस्तान में 1988, हमसे पहले आए थे बेटा, और उससे 10 साल पहले चाइना में आए थे 1978, ठीक है। वैसे मैंने आपको तीनों का साथ में याद करा दिया क्योंकि कॉमन है, ठीक है। वैसे हमसे सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन पूछा, तो इंडिया पाकिस्तान दोनों 5 ईयर प्लान को लेके आए, इंडिया पाकिस्तान दोनों रिफॉर्म्स को लेके आए। तो रिफॉर्म्स इंडिया में बेटा बाद में आया था, पाकिस्तान में पहले आया था, और 5 ईयर प्लान पाकिस्तान में बाद में आए थे, इंडिया में पहले। तो 5 ईयर प्लान की भी डेट याद करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की भी डेट याद करना, ठीक है, दोनों का ईयर याद करना। तो देखो 4 कॉमन पॉइंट बताए अभी तो मैंने, दोनों का ईयर ऑफ डेवलपमेंट सेम था 1947, दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी को फॉलो किया, दोनों 5 ईयर प्लान को लेके आए, दोनों रिफॉर्म्स को लेके आए। दूसरा, दोनों कंट्री एग्रेरियन इकोनॉमी, तो दोनों ने किस पे खर्चा बढ़ाया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पे इंडिया भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई, पाकिस्तान भी ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई, ये भी चीज ध्यान में रखना। और इंडिया पाकिस्तान दोनों ने ना बेटा पब्लिक सेक्टर पे खर्चा बढ़ाया था। अच्छा, पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, विच इज कंट्रोल्ड बाय कौन, गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों ने ही पब्लिक सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने, ठीक है। दोनों का ये मानना था कि अगर पब्लिक सेक्टर पे खर्चा बढ़ाएंगे ना, तो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर, तो वेलफेयर जल्दी होगा बेटा और कंट्री का डेवलपमेंट जल्दी। तो दोनों ने ही लार्ज पब्लिक सेक्टर बनाया, लार्ज पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाई, ठीक है, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट जल्दी हो पाए, ठीक है। तो ये हम सेम स्ट्रैटेजीज पढ़ रहे हैं जो इंडिया और पाकिस्तान ने फॉलो करी। देखो पढ़ के देखते हैं इसको। तो बोथ द कंट्री स्टार्टेड मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सेम एज इट इज लिखा हुआ है, तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी था एज वेल एज पब्लिक सेक्टर भी था।
तो दोनों कंट्री ने मिक्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फॉलो करा। ठीक है, 1947 में दोनों ने अपना डेवलपमेंट शुरू करा। मैं किसी से भी पूछूंगी, अभी ध्यान में रखना। तो ईयर ऑफ डेवलपमेंट कौन सा था? 1947। ठीक है, कौन सी पॉलिसी आई थी? मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी था और पब्लिक भी था। दोनों कंट्रीज में 5 ईयर प्लान आए, ये तो मैं बता चुकी हूँ। तो इंडिया में 5 ईयर प्लान 51 में आए, पाकिस्तान में 56 में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, दोनों ने सेम स्ट्रैटेजीज फॉलो करी थी कि कौन से सेक्टर पे खर्चा बढ़ाएंगे? पब्लिक सेक्टर पे। वाई? बिकॉज द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज सोशल वेलफेयर। तो दोनों ने पब्लिक सेक्टर पे खर्चा बढ़ाया। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और ये पॉइंट है बेटा कि 1980s तक दोनों की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सिमिलर थी। तो ये जो फ्लक्चुएशन हुई थी ना इंडिया और पाकिस्तान में, कि इंडिया बाद में तेजी से ग्रो करा था और पाकिस्तान नहीं कर पाया था, वो 1980 के बाद हुआ था। 1980s तक दोनों की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सेम थी। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी मैंने आपको बताई है, इंडिया में 91 में आया, पाकिस्तान में 1988 में आया। तो ये 6 पॉइंट्स बेटा मैं आपको कवर करा चुकी हूं, सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। क्लियर है भाई? एनी डाउट इन दिस? अब मैं आपसे पूछूंगी, ये ध्यान में रखना। तो इंडिया पाकिस्तान ने कौन सी सेम स्ट्रैटेजीज को फॉलो करा? ईयर ऑफ डेवलपमेंट कौन सा था? 1947। ठीक है, कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसी आई? किस सेक्टर पे खर्चा बढ़ाया? 5 ईयर प्लान लेके आई, यस और नो? इंडिया में कब आए? पाकिस्तान में कब आए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए दोनों में, यस और नो? इंडिया में कब आए और पाकिस्तान में कब आए और चाइना में कब आए? हाँ, सबसे पहले। ठीक है, और 5 ईयर प्लान में ये चीज ध्यान में रखना, चाइना में दोनों के मिड में आई थी 5 ईयर प्लान। और 1980s तक दोनों की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल सेम। ठीक है, तो बाद में फ्लक्चुएशन। तो हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एक मेन है कि चाइना ने अपने डेवलपमेंट के लिए एक कैंपेन को इंट्रोड्यूस करा था, दैट वाज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जीएलएफ कैंपेन, विच वाज इनिशिएटेड इन 1958। तो जीएलएफ कैंपेन चाइना में आया था। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूं बेटा, मैंने अभी बोला था जो बातें करेगा मैं उसको बाहर कर दूंगी अनिकेत, इसलिए मुंह बंद करके सामने देखो। तो जीएलएफ कैंपेन बेटा जो है चाइना ने इंट्रोड्यूस करा था 1958। अभी हम इंडिया पाकिस्तान का डेवलपमेंट पढ़ चुके बेटा, अब हम चाइना की प्रोग्रेस पढ़ रहे। तो चाइना ने अपने डेवलपमेंट के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन को इनिशिएट करा था इन द ईयर 1958। ठीक है, इसके थ्रू बेटा चाइना ने सबसे अच्छा दिमाग लगा के अपना डेवलपमेंट सबसे जल्दी फास्ट ट्रैक में करा था एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। जीएलएफ कैंपेन में चाइना का ये टारगेट था यार, अर्बन एरिया रूरल एरिया दोनों को इकट्ठे डेवलप करो। ठीक है, तो पूरी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा और चाइना की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। चाइना ने ये दिमाग लगाया था। तो जीएलएफ कैंपेन में ना बेटा देखो, इन्होंने चाइना ने ये दिमाग लगाया कि अर्बन एरिया में तो हम लेके आते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और रूरल एरिया को डेवलप करना है ना, तो रूरल एरिया में लेके आते हैं कम्यून सिस्टम। ठीक है, जीएलएफ कैंपेन आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, जीएलएफ कैंपेन का एक मेजर टारगेट था कि एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, आपको पता है जैसे इंडिया भी एग्रेरियन इकोनॉमी थी, पाकिस्तान भी थी, चाइना भी थी। तो चाइना का ये टारगेट था कि भाई जल्दी जल्दी ना एग्रीकल्चर को कम करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया जाए। तो जीएलएफ का सबसे बड़ा टारगेट तो ये था टू कन्वर्ट द एग्रेरियन इकोनॉमी ऑफ चाइना इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, चाइना की एग्रेरियन इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए। कैसे कन्वर्ट किया जाए? लोगों को इंसिस्ट किया जाए कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें। ठीक है, इसमें लोगों को कहा जाता था कि आप कोई भी इंडस्ट्री खोलो अपने बैकयार्ड में, फंडिंग आपको गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो पीपल वर एनकरेज टू सेट अप एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। ये जीएलएफ कैंपेन में हुआ। तो लोगों को एनकरेज किया गया था कि आप कोई भी स्मॉल स्केल पे कोई भी इंडस्ट्री आप जो है कर सकते हो, इनकम के सोर्स के लिए वो आप चीज इनिशिएटिव ले सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट तो जीएलएफ का ये था कि एग्रीकल्चर को चेंज करके इकोनॉमी किसमें कन्वर्ट हो? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब कई लोगों ने उस टाइम पे बोला नहीं भाई हम तो एग्रीकल्चर ही करेंगे, मेरे पापा ने भी वही करा, दादा परदादा सब एग्रीकल्चर में लगे, तो मैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं जाऊंगा। तो चाइना की सरकार ने कहा चलो ठीक है, सुन लेते हैं आपकी भी बात, एग्रीकल्चर में हम कम्यून सिस्टम लेके आते। कम्यून सिस्टम क्या होता है बेटा कि लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग के लिए लैंड दिया जाता है। अब इंडिया में भी एग्रीकल्चर में क्या दिक्कत थी, आपने पढ़ी है सेकंड चैप्टर में, कि लोगों के पास फार्मर्स के पास लैंड नहीं होती थी। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम प्रिवेल करता था इंडिया में, आपको पता है सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। तो चाइना की सरकार ने बोला ये सिस्टम हम आने नहीं देंगे चाइना के अंदर। चाइना में लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग के लिए प्लॉट ऑफ लैंड दिया गया। ठीक है, कलेक्टिव फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, पीस ऑफ लैंड दिया गया जिसे हम कम्यून बोलते हैं। ठीक है, प्लॉट ऑफ लैंड को कम्यून बोला जाता है बेटा। तो इसमें लोगों को गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है हम तुम्हें लैंड दे रहे हैं,
आप इसमें कल्टीवेशन करो, जो इनकम होगी आपकी होगी, आफ्टर पेइंग अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टैक्स। एक नॉमिनल सा टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बाकी इस पे जो अर्निंग है वो सब आप रखो। तो आप देखो ना, अर्बन एरिया भी डेवलप हो गया, रूरल एरिया भी डेवलप हो गया, तो चाइना की ग्रोथ जल्दी हुई। तो अगर आपसे कम्यून सिस्टम पूछा जाएगा ना बेटा, तो कम्यून सिस्टम के अंदर ध्यान में रखना, चाइना ने टोटल 26,000 कम्यून्स बनाए थे। ठीक है, तो जैसे प्लॉट ऑफ लैंड देते गए देते गए देते गए, तो पूरा रूरल एरिया को 26,000 कम्यून्स बना के जो है डेवलप किया था। ये चीज ध्यान में रखना। तो दैट वाज जीएलएफ कैंपेन विच वाज इनिशिएटेड इन चाइना इन द ईयर 1950। अब 3 पॉइंट है बेटा। जीएलएफ कैंपेन का टारगेट किस पे था? टू कन्वर्ट द एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। एग्रेरियन को मॉडर्न में कन्वर्ट करें। कैसे करें? सबसे पहले प्रमोट करा किसको? इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो पीपल वर एनकरेज टू सेट अप एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। और इन रूरल एरिया कौन सा सिस्टम आया? कम्यून सिस्टम, जिसमें कितने कम्यून्स बने? 26,000 कम्यून। ये पूरा जो है जीएलएफ कैंपेन है बेटा, माओ जेडोंग ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। MAO बेटा तो हिस्ट्री में कितनी बार पढ़ा होगा? नहीं नहीं, 1958 में आया था बेटा। ये देखो, द एम ऑफ दिस कैंपेन वॉज टू ट्रांसफॉर्म एग्रेरियन इकोनॉमी इनटू मॉडर्न इकोनॉमी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका मेन एम ये था कि चाइना की जो एग्रेरियन इकोनॉमी है उसको मॉडर्न इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जाए। तो इस प्रोग्राम में लोगों को एनकरेज किया गया था टू सेटअप एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज इन देयर बैकयार्ड। ठीक है, और इन रूरल एरिया मैंने बता दिया है कि कम्यून सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जिसमें लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग के लिए लैंड दी गई थी, और टोटल कितने कम्यून्स बने थे? 26,000 किया गया था। तो दिस इज कम्यून सिस्टम। ठीक है भाई, तो अर्बन भी डेवलप हो गया बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, रूरल भी डेवलप हो गया। तो चाइना ने बहुत जल्दी ग्रोथ करी थी एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, अभी भी आपको पता है। ठीक है भाई, तो चाइना अपने डेवलपमेंट के लिए ये लेके आया था। दूसरा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जीएलएफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने पूरी चाइना की ग्रोथ को सम अप करके बताना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले क्वेश्चन भी समझ लेना, आपको आंसर देना ही, आंसर याद होते क्वेश्चन ही पता नहीं होते। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाइना रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैन बी ट्रेस बैक टू इट्स रिफॉर्म इन 1970। चाइना में रिफॉर्म्स कौन से ईयर में आए थे? 78। अच्छा, इंडिया ने रिफॉर्म्स के आने के बाद डेवलपमेंट किया था, यस और नो? कौन से ईयर में आए थे रिफॉर्म्स? मैंने कहा 41 कह रहे हो। ठीक है भाई, तो इंडिया में 1991 में रिफॉर्म्स एलपीजी आई, तो उसके बाद ही प्राइवेटाइजेशन आया यार, इंडिया ने इतनी जल्दी ग्रोथ करी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि चाइना भी जब 1978 में रिफॉर्म्स आए थे, उसके बाद भी चाइना की जो है ट्रिमेंडस ग्रोथ हुई थी। तो ऑब्वियस है हुई थी। रिफॉर्म्स तो बेटा तीनों कंट्री में आए, रिफॉर्म आने के बाद तीनों ने ही ग्रोथ करी। तो बट इसमें आपसे चाइना के बारे में पूछा जा रहा है, चाइना की पूरी ग्रोथ की आपसे समरी पूछी जा रही है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ना पूरा समअप है, आपने चाइना का पूरा प्रोसीजर बताना है कि कैसे कैसे उसने अपनी ग्रोथ करी, कैसे कैसे अपना डेवलपमेंट करा है। तो शॉर्ट समरी है पूरी चाइना के ऊपर। तो सब आएगा इसमें, जीएलएफ कम्यून सिस्टम आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आप बताओगे, सब कुछ बताओगे, एग्रीकल्चर कैसे प्रमोट करा, इंडस्ट्रियल कैसे प्रमोट करा, पब्लिक सेक्टर को क्या रोल दिया गया, सब कुछ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, हर चीज आपने इस क्वेश्चन के अंदर डाली। ठीक है, तो चाइना की ग्रोथ की समरी है बेटा ये क्वेश्चन पूरा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में ना बेटा देखो, क्वेश्चन का आंसर करने के लिए ना, तो जब रिफॉर्म आए थे ना, तो हमने इकोनॉमी को 2 फेसेस में डिवाइड करा था, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज। ठीक है, रिफॉर्म्स आने के तुरंत बाद जो फेज थी दैट वाज एन इनिशियल फेज। कुछ टाइम बाद जो फेज आई थी दैट वाज लेटर फेज। ठीक है, जो से हम बोलते बाद वाली सेकेंड फेज आई थी। इनिशियल फेज में चाइना ने सबसे पहले जो है टारगेट करा था एग्रीकल्चर सेक्टर को, ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को। हाउएवर एग्रीकल्चर इन दोनों से रिलेट करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर होगा तो ट्रेड भी करोगे, एग्रीकल्चर होगा ट्रेड करोगे तो पैसा भी आएगा, तो उससे आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट भी करोगे। ठीक है, तो इनिशियल फेज का एक मेन टारगेट किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए। ठीक है, इनिशियल फेज में चाइना ने इसको टारगेट किया था बेटा, ये ध्यान में रखना। अब एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट करा, आपको पता है कौन सा सिस्टम आया था? कम्यून सिस्टम, जिसमें कितने कम्यून बने थे? बिल्कुल ठीक है। तो इन एग्रीकल्चर सिस्टम वही लिखा है, कम्यून लैंड्स वर डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स और विच वाज एलोकेटेड टू द इंडिविजुअल हाउस होल्ड। ठीक है, उनको दे दी और उनको बोला गया आप इसमें फार्मिंग करो, आफ्टर पेइंग का स्टिमुलेटेड अमाउंट ऑफ व्हाट? टैक्सेस। एक छोटा सा नॉमिनल टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। तो इनिशियल फेज में रिफॉर्म्स आए एग्रीकल्चर सेक्टर पे,
आप पूरा एग्रीकल्चर की कहानी लिख सकते हो बेटा कि कम्यून सिस्टम आए, और बता सकते हो 26,000 कम्यून बने, जो जो आपको पता है वो सब इसमें डाल सकते हो। तो इनिशियल फेज का टारगेट था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे प्रमोट किया जाए। अब लेटर फेज आई इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, क्योंकि चाइना ने पहले एग्रीकल्चर को डेवलप करा, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करा। तो लेटर फेज में रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन कौन सा सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब इंडस्ट्रीज आपको पता है हर कंट्री में दोनों टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज होती है, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी। तो चाइना में भी दोनों थी, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी थी और गवर्नमेंट फर्म्स भी थी, जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी थी। तो चाइना में जब रिफॉर्म्स बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आए ना, तो इसका मेन टारगेट था कि जो बड़ी बड़ी अंडरटेकिंग होगी वो किसके हाथ में रहेगी? गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। तो गवर्नमेंट को बोला गया कि इंटरनेशनल कंपटीशन तो करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, अगर बाहर वालों से कंपीट करना है तो वो बोला प्राइवेट सेक्टर को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो हम जिम्मेदारी गवर्नमेंट को देते। और प्राइवेट सेक्टर को ये बोला गया कि जो कंट्री के अंदर के लोगों के जो गुड्स और सर्विसेज चाहिए ना, जो लोगों को चाहिए वो आप डिस्ट्रीब्यूट करो। तो दो काम किए गए बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। देखो हमारे पास दो इंडस्ट्रीज थी, एक तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी और पब्लिक इंडस्ट्रीज थी। प्राइवेट इंडस्ट्रीज को यह काम दिया गया कि आप लोगों की डिमांड को मीट करो, जो विद इन चाइना लोग है ना उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज। और जो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी उनको ये टारगेट गया कि आप कंपीट करो, बाहर के लोगों से आप कंपटीशन। तो अब चाइना में देखो कितना जल्दी हेल्दी ग्रोथ हुई, ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंटरनेशनल कंपटीशन कर रहा था, प्राइवेट इंडस्ट्रीज लोगों की डिमांड को फुलफिल कर रहे थे, ठीक है, तो दोनों चीजें इकट्ठी डेवलप हुई। तो अब ये चीज ध्यान में रखना बेटा। तो दो फेसेस मैंने आपको बताइए, इनिशियल फेज में रिफॉर्म कौन से सेक्टर में आए? एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा सिस्टम आया जिसमें कितने कम्यून्स बने? और कम्यून का मतलब क्या होता है? प्लॉट ऑफ लैंड, जो लोगों को दिया जाता है फॉर कलेक्टिव फार्मिंग आफ्टर पेइंग अ स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ व्हाट? टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। क्या सर? ठीक है सर, बस अभी ओपन कराऊंगी मैं, मेल कर देना सर। ठीक है बेटा, और लेटर फेज में मैंने आपको बता दिया है कि रिफॉर्म्स को इनिशिएट करा गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बोला गया आप डिमांड फुलफिल करो और पब्लिक इंडस्ट्रीज को बोला गया कि आप कंपीट करो। तो पहले तो आप ये दो फेसेस बताओगे, इनिशियल और लेटर। इसके बाद आप बताओगे बेटा रिफॉर्म जो है वो डुअल प्राइसिंग के लिए भी आई। तो इंडिया में भी चलती है बेटा, इंडिया ने ये पॉलिसी चाइना को देख के चोरी करी थी, ठीक है, डुअल प्राइसिंग पॉलिसी। डुअल प्राइसिंग का मतलब होता है एक गुड के दो प्राइसेस होना। तो इंडिया में चलता है, यस और नो? चलते हैं ना। अगर मैं वीट राइस ये सब चीजें पीडीएस से खरीदूंगी, राशन शॉप से, तो वो सरकारी होती है, मेरे को सस्ती मिलेंगी, और वही चीज मैं ओपन मार्केट से खरीदूंगी तो मेरे को महंगी मिलेगी। तो चाइना ने भी बेटा डुअल प्राइसिंग की पॉलिसी को फॉलो करा, जिसमें बोला जाता था फार्मर्स वगैरह को कि अगर आपको एक फिक्स क्वांटिटी खरीदनी है ना तो आपको गवर्नमेंट के प्राइस पे मिल जाएंगी, बट अगर आपको एक्सेस में खरीदनी है तो आपको मार्केट प्राइस पे खरीदनी पड़ेगी। जैसे फार्मर्स को प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? फर्टिलाइजर चाहिए, सीड्स चाहिए। तो फार्मर को बोला कि अब भाई एक फिक्स क्वांटिटी तो हम दे देंगे, सरकार आपको दे देगी, बट अगर आपको एक्सेस में चाहिए, ठीक है, तो आप मार्केट से जाके खरीदे। जैसे गवर्नमेंट ने सपोज करो मैंने सीड्स पे जो है ये डुअल प्राइसिंग की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा है, तो फार्मर्स को ये बोला गया कि आपको जो है सपोज करो कोई भी एग्जांपल ले ले तो 20 पैकेट ऑफ सीड्स आपको गवर्नमेंट के प्राइस पे मिलेंगे, सस्ते रेट पे मिलेंगे। अब जिस फार्मर को इससे ज्यादा चाहिए थे, सपोज करो मेरे को 50 चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बोला भाई मैं तो 20 ही दूंगा आपको फिक्स प्राइस पे, जो 30 एक्स्ट्रा चाहिए आप किस प्राइस पे खरीदोगे? मार्केट प्राइस। ये होती है बेटा रिफॉर्म ऑफ डुअल प्राइस। तो डुअल प्राइसिंग की पॉलिसी चाइना लेके आया, जिसमें दो प्राइजेस फिक्स किए गए, एक प्राइस विच इज फिक्स बाय गवर्नमेंट और एक प्राइस जो मार्केट में बेचा जाता था उस पे। बेटे पीछे के दो डेस्कों को मैं बाहर निकालने वाली हूँ, ठीक है, लास्ट वार्निंग। अभी तुम्हारी जगह बेटा कुछ और बच्चे बैठ जाएंगे बेचारे, कम से कम पढ़ तो लेंगे, तुम तो वैसे ही हा करने आते हो। तो ये रिफॉर्म थी डुअल प्राइसिंग। और लास्ट पॉइंट है बेटा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो चाइना में बनाए गए, ठीक है। तो ये चाइना की पूरी ग्रोथ है, ठीक है, समरी। डुअल प्राइसिंग का मतलब दो प्राइस फिक्स करना, ठीक है, एक प्राइस जो प्राइवेट सेक्टर वाला होता है, एक गवर्नमेंट वाला प्राइस होता है, ठीक है। तो चाइना में गवर्नमेंट ने बोला कि फार्मर्स को आपको फिक्स क्वांटिटी खरीदनी है तो हम अपने प्राइस पे दे देंगे, उससे एक्सेस चाहिए तो आप मार्केट प्राइस पे खरीदो, ठीक है। ये डुअल प्राइसिंग की पॉलिसी। तो ये पूरी चाइना की ग्रोथ रेट है बेटा, ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बेटा सिंपल सिर्फ पाकिस्तान को फोकस कर रहा है कि पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कहानी करी। अभी ये इंडिया पाकिस्तान में हमने कंपैरिजन जब पढ़ा था अभी पीछे, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके,
लाइक 5 ईयर प्लान आया था पाकिस्तान में, यस और नो? कौन से ईयर में? रिफॉर्म्स कौन से ईयर में आए थे? 88 में आए थे। तो कुछ पॉइंट तो आपने पीछे पढ़ लिए ना। और 1980s तक दोनों की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ठीक है। और दोनों ने कौन से सेक्टर पे खर्चा करा था? कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करा था? तो आपको बहुत सारी चीजें पता है। अब इसमें सिंपल उसमें से इंडिया हटा देना है, सिर्फ पाकिस्तान पढ़ना है, ठीक है? इधर बातें नहीं प्लीज। तो पाकिस्तान ने अपने डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं टेक किए थे, ठीक है? क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो बेटा, सबसे पहला सेम मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, तो जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी था एज वेल एज पब्लिक सेक्टर भी था। तो पाकिस्तान मिक्स इकोनॉमी को लेके, तो आधे पॉइंट तो आपको सिमिलर मिलेंगे, ठीक है? और बेटा आपको पता है भाई इसमें 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है? तो ये भी आता है इसके अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये आपको बताया था मैंने कि एग्रीकल्चर में इंडिया पाकिस्तान दोनों ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आई थी। दोनों ने किस सेक्टर पे खर्चा बढ़ाया था? पब्लिक सेक्टर पे बढ़ाया था, ठीक है? तो ये देखो, बट ये ध्यान में रखना कि पब्लिक सेक्टर को 1970s में ग्रेटर इंपॉर्टेंस दी गई थी बेटा, ठीक है? इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970 के बिग में पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दी गई। एंड तक आते आते देखा गया कि यार पब्लिक सेक्टर तो जैसे इंडिया में करप्शन कर रहा था, पाकिस्तान में तो अभी भी कर रहा है, आपको पता है, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो एंड में आते आते पब्लिक सेक्टर को हटा के कौन से सेक्टर को प्रमोट किया गया? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? ये ध्यान में रखना। तो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन अर्ली 1970s में पब्लिक सेक्टर को ग्रेटर इंपॉर्टेंस दी गई और प्राइवेट सेक्टर को दी गई लेट 1970 के एंड में, ठीक है? तो ये दो पॉइंट कंबाइन करके याद करना बेटा। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी उसको शिफ्ट करके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया गया, ठीक है? नेक्स्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग लेट 1970, ये आपको पता है पाकिस्तान चलता किसके दम पे? बोरिंग के दम पे। तो कहीं वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF इधर उधर से पैसा मांगता रहता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू भी उसने अपनी ग्रोथ करी थी। और रिफॉर्म्स आए थे, आपको पता है कौन सी ईयर में? 19। तो ये सिर्फ पाकिस्तान का डेवलपमेंट था बेटा जो हमने पढ़ा, ठीक है भाई? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है, आपको पता है चाइना ने अपनी पॉपुलेशन, और ये जो टेबल एनालिसिस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे ना उसमें आपको पॉपुलेशन पे 8 पॉइंट जरूर दे रखा होता है। जैसे टेबल एनालिसिस वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको पता है ऊपर ईयर्स दे रखे होते हैं, 1978, ठीक है, फिर दे दिया 2004, ठीक है? पॉपुलेशन के बेसिस पे दे रखा होता है, एक जेंडर रेशियो के बेसिस पे दे रखा होता है टेबल एनालाइज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है? ये ध्यान में रखना। तो पाकिस्तान, चाइना ने सॉरी, अपने आप को जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी लेके आया था? वन चाइल्ड पॉलिसी। तो कभी भी आपको टेबल एनालाइज के क्वेश्चन आएंगे ना और उसमें पॉपुलेशन पॉइंट दे रखिए, ठीक है, और आपको इंडिया चाइना को कंपेयर करना है या पाकिस्तान चाइना को कंपेयर करना है, किसी को भी चाइना से कंपेयर करना है, तो अगर पॉपुलेशन चाइना की कम होगी, हाँ जी भैया, हाँ मैं कर रही हूँ, ओपन कर दो आप, हाँ जी करिए। चारों फाइल उसमें मार्क करके बेटा मॉर्निंग में उठ के 1 को 100 बोल रहे हो आजकल? मैम आज पहले तो मॉर्निंग में 100 बोल रहे हैं, आज पहली मॉर्निंग।
करेंगे तो वो वाली फाइल भाई इधर अब ना चुप हो जाओ फिर से। बेटा लेना है तो परमानेंट टाइम ले लो, बाहर चले जाओ। अब मैंने आपको बोला है बेटा कि चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को इनिशिएट करा था, ठीक है, जिसके थ्रू, साक्षी इशिता बातें नहीं, जिसके थ्रू चाइना ने सबसे जल्दी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया था। इसके मैंने आपको बोला था एडवर्स इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी थे वन चाइल्ड पॉलिसी के और नेगेटिव इफेक्ट भी थे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे। तो पॉजिटिव इफेक्ट वन चाइल्ड नॉर्म क्यों आया था? ताकि चाइना की पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ा था भाई? पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। नेगेटिव इफेक्ट, गवर्नमेंट ने ये कमिटमेंट करी थी, जैसे सलमान खान कमिटमेंट करता है, ठीक है, वैसे गवर्नमेंट ने भी करी थी, जिसका सिंगल चाइल्ड होगा उसको सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट दिए जाएंगे। तो हर किसी ने जब वन चाइल्ड पॉलिसी को फॉलो करा तो गवर्नमेंट के फाइनेंस पे बर्डन बढ़ गया, ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को इतने सारे लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना पड़ रहा था, तो गवर्नमेंट की फंडिंग कम होती जा रही, तो गवर्नमेंट ने इसलिए इस नॉर्म को हटा दिया। दूसरा बेटा नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा था कि चाइना में जब वन चाइल्ड पॉलिसी आई थी तो चाइना में यंग जनरेशन कम होती जा रही थी और बुजुर्ग लोग बढ़ते जा रहे। तो चाइना ने ये बोला कि भाई यंग जनरेशन कम हो रही है और एल्डरली पीपल बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बुजुर्ग लोग तो करेंगे नहीं, तो इसलिए चाइना ने इस पॉलिसी को वापस हटा दिया। तो ये बेटा वन चाइल्ड नॉर्म है जो चाइना ने इनिशिएट करा था। पॉजिटिव इफेक्ट भी है, एडवर्स भी है, दोनों है। तो पॉजिटिव में पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, नेगेटिव में फाइनेंस पे बर्डन बढ़ गया, यंग जनरेशन बढ़ गई, एल्डरली पीपल कम होते जा रहे थे, सॉरी यंग जनरेशन कम हो रही थी, एल्डरली पीपल बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इस नॉर्म को वापस हटा दिया गया। और एक इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है बेटा, ये ध्यान में रखना कि पाकिस्तान में पॉवर्टी के क्या रीजन है, वो जरूर करना है, ठीक है, रीजंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। और बाकी ये तो रेट्स वाले क्वेश्चन तो आपको टेबल एनालाइज के आते हैं, अभी मैं उसमें से बता दूंगी आपको, ठीक है। ये देखो बेटा, अच्छा ये भी आपको यू लाइक में गिवन है, लिबर्टी इंडिकेटर का क्वेश्चन, ये भी अभी डिस्कस कर लो भाई। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। तो व्हाट इज लिबर्टी इंडिकेटर? लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब होता है एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इन पॉलिटिकल एंड सोशल डिसीजन मेकिंग। हमें गवर्नमेंट ने कितने राइट्स, कितनी फ्रीडम दे रखी है ना, दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। जैसे हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे राइट्स दे रखे, ठीक है, राइट टू एजुकेशन भी हमारे पास है, राइट टू स्पीच हमारे पास है, ठीक है, कितने सारे राइट्स है, ठीक है। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो सरकार भी कौन बनाती है? हम लोग बनाते हैं। दैट इज अ लिबर्टी इंडिकेटर कि सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में हम कितना पार्टिसिपेट करते हैं। देखो डेफिनेशन दे रखी है, एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन, कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन हो रहा है तो हमें कितनी फ्रीडम दे रही है, ठीक है, सोशल डिसीजन मेकिंग हो रही है तो कितनी फ्रीडम दी जा रही है, दैट इज अ लिबर्टी इंडिकेटर। अगर इसको एग्जाम्पल से बताना हो तो ये इसके एग्जाम्पल है बेटा, कि आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन, सबको राइट्स इक्वल दिए गए। अब ऐसा तो नहीं है ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स है वो सिर्फ मेरे लिए आपके लिए नहीं है, ठीक है, तो हर बंदे को इक्वल राइट्स दिए गए, दैट इज अ लिबर्टी, वो हमारी फ्रीडम है, ठीक है। और जुडिशरी में आपको पता है हर किसी बंदे को सेम पेनाल्टी दी जाती है, ठीक है, सेम तरीके की प्रोटेक्शन भी मिलती है, सेम तरीके की पेनाल्टी भी मिलती है जुडिशरी में, लॉ में। तो मैंने अगर कोई क्राइम करा है तो मेरे को भी वही पनिशमेंट मिलेगी जो आपको मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज लिबर्टी इंडिकेटर। तो लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब है फ्रीडम है, कि जो आपके हर चीज के लिए, हर बंदे के लिए सिमिलर चीजें की गई है, दैट इज अ लिबर्टी इंडिकेटर। और पाकिस्तान में पॉवर्टी के क्या क्या रीजन है बेटा, तो ये मैंने आपको बहुत कॉमन चीजें बता दी थी, ठीक है, कि पाकिस्तान में जो है पॉवर्टी का द बिगेस्ट रीजन याद करो, पाकिस्तान टेररिज्म, ठीक है, टेररिज्म वाज द मेजर रीजन। पाकिस्तान चलता किसके दम पे? रेमिटेंसेस के दम पे चलता है, ठीक है। पाकिस्तान में मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज व्हाट? रेमिटेंसेस। तो वो रेमिटेंसेस से सबसे ज्यादा कमाता है, कि उसकी कंट्री के लोग बाहर की कंट्री में जाके कमा रहे हैं और अपने फैमिली को जो पॉकेट मनी दे रहे हैं ना, दैट इज नोन एज रेमिटेंस, उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं, ठीक है, सेम होता है बेटा। तो पाकिस्तान रेमिटेंसेस के दम पे बहुत ज्यादा चलता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। बोरिंग पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और वो रीपे नहीं कर पा रहा, ये भी पाकिस्तान में पॉवर्टी का रीजन है। और एक और चीज याद रखना कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे एग्रेरियन इकोनॉमी है ना, तो पाकिस्तान में भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा है, बट एग्रीकल्चर अंडर डेवलप्ड, इसलिए भी पाकिस्तान में पॉवर्टी ज्यादा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी है बट वो भी अंडर डेवलप्ड है,
कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वहां पे कम है, तो इसलिए भी पॉवर्टी ज्यादा है। ठीक है, इधर बातें नहीं प्लीज। ठीक है, तो टेररिज्म हो गया बिगेस्ट कॉज, ध्यान में रखना बेटा। अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर सेक्टर, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, आप खुद लिख सकते हो, बोरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये सारे रीजन है बेटा पाकिस्तान में पॉवर्टी। अब इसके जो मेन क्वेश्चन थे ना बेटा, वो मैं आपको यू लाइक में से कवर करा रही हूँ। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर पूरा डेप्थ में खत्म हो जाएगा। ये देखो लिबर्टी इंडिकेटर वगैरह सब दे रखे हैं यू लाइक के अंदर। ठीक है, जीएलएफ कैंपेन, आपने बेटा यू लाइक के आंसर्स नहीं पढ़ने, मैंने पहले बोला था आंसर आप अपनी बुक वाले ही पढ़ोगे। ठीक है, जो उसमें नहीं है वो तो ऑब्वियस है इसमें से पढ़ने पड़ेंगे फिर। ठीक है, वैसे सारा आपका कवर्ड है। देखो ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपको आपने बहुत सारे सैंपल पेपर भी करें, प्री बोर्ड्स भी आपके लिए, तो मैंने ऐसे तरीके का एक क्वेश्चन जरूर डाला है, आपको पता है। ठीक है, तो इसको कैसे कंपेयर करना होता है, जिसको नहीं आता उनको समझा रही हूँ, आता है तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब मेरे को दो कंट्री दे रखी है, इंडिया और चाइना, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन दे रखा है और जेंडर रेशियो, इसी बेसिस पे आता है कंपैरिजन करने। तो पॉपुलेशन के लिए मैंने आपके दिमाग में डाला, इंडिया तो कुछ लेके नहीं आया अभी तक पॉपुलेशन की पॉलिसी, चाइना तो तभी लेके आ गया था, कौन सा नॉर्म, वन चाइल्ड नॉर्म। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं ना, तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन किसकी कम है, चाइना की। चाइना की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का हाफ है बेटा, हाफ से भी कम है। इंडिया की 1.2% है। ठीक है, और जो है चाइना की कितनी है, 0.5%। तो आप पहला पॉइंट ये बनाओगे कि चाइना का ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है लेस देन हाफ ऑफ इंडिया। रीजन, वन चाइल्ड पॉलिसी विच वाज इनिशिएटेड इन चाइना। ठीक है, तो आप इस बेसिस पे हम टेबल को एनालाइज करते हैं। तो चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी, जिस वजह से चाइना की पॉपुलेशन कम हो गई, और इसलिए चाइना की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया ऐसी कोई पॉलिसी लाया नहीं है। दूसरा हमें कंपैरिजन करना है जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो, ये लिखा होता है हर टेबल के ऊपर। तो जेंडर रेशियो का मतलब होता है कितनी फीमेल्स है पर 1000 ऑफ मेल। तो इंडिया में प्रेफरेंस दी जाती है मेल चाइल्ड को, आपको पता है ना, इसलिए जेंडर रेशियो में फीमेल्स कम है एज कंपेयर टू मेल। तो जेंडर रेशियो का बेटा एक रीजन ध्यान में रखना कि इंडिया में प्रेफरेंस इज गिवन टू कौन सा चाइल्ड, मेल चाइल्ड। ठीक है, तो इंडिया और चाइना का जब भी कंपैरिजन आता है ना, तो एक तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन आता है और दूसरा जेंडर रेशियो पे आता है। तो पॉपुलेशन के लिए आप वन चाइल्ड पॉलिसी दे दो। ठीक है, और जेंडर रेशियो जब भी आएगा तो भाई इंडिया में क्यों ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में प्रेफरेंस इज गिवन टू मेल चाइल्ड। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये टेबल एनालिसिस करने के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये देखो जो अभी मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी ना, रीजन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान, आपको बुक में से लर्न हो रहा है, उसमें से कर लो, इसमें से लर्न हो रहा है, आप कहीं से भी कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों में अच्छे दे रखे, तो आपको जहां से पसंद आ रहा है वो कर सकते हो। ठीक है, ये देखो बाकी कॉमन क्वेश्चन है, हमने सब कर रखे। इंडिया पाकिस्तान की सिमिलैरिटी भी आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो इसमें फेलियर भी आपने पढ़ा हुआ है भाई। ठीक है, कंपेयर करना है। ये देखो अब ये तीनों को कंपेयर करा हुआ है बेटा। ठीक है, पॉपुलेशन दे रखी है, एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और वही सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का दूसरा नाम क्या बताया अभी, दे बोथ आर सेम। तो इसमें एक ऐड हो गया बेटा, पाकिस्तान ऐड हो गया। तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन दे रखी है, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में कंपेयर करूं तो चाइना की सबसे कम है, सेकंड नंबर पे इंडिया और तीसरे नंबर पे। तो अब आप जब कंपेयर करोगे तो चाइना की क्यों कम है, उसका रीजन पता है, वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, इंडिया की उससे ज्यादा, और पाकिस्तान में लीस्ट और मैक्सिमम देखते। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा क्यों है, बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। पाकिस्तान में इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, दैट इज वाई पाकिस्तान की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो आप ऐसे इसको कंपेयर करोगे। ठीक है, सबसे कम चाइना की है बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म इनिशिएटेड इन चाइना। ठीक है, फिर वही बताओगे कि इंडिया में चाइना का जो है वो उतना है। ठीक है, इंडिया की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन चाइना से डबल है। ठीक है, और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ इलिटरेसी। और जेंडर रेशियो भी मैंने आपको कवर करा दिया। ठीक है, तो इंडिया का क्यों है, बिकॉज प्रेफरेंस इज गिवन टू मेल चाइल्ड, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, दोनों में। और पॉपुलेशन कंपेयर कर लो बेटा, ये तो आपको देख के ही पता चल रही है पॉपुलेशन तीनों कंट्रीज में। ठीक है, चाइना इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड नेशन। ठीक है, तो वन चाइल्ड पॉलिसी जब नॉर्म इनिशिएट करा था तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन कम हुई थी, बट पॉपुलेटेड नेशन तो अभी भी कौन है, चाइना ही। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स बना के कंपेयर करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है भाई, अब ये देखो सारे आगे देखोगे ना ट्रेंड एनालिसिस के क्वेश्चन, अब तो कर लोगे। ठीक है, हर किसी में
अच्छा, ये अगर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर के बेसिस पे कंपेयर करें, कर लोगे ये भी? जैसे इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर तीनों दे रखा है इस ईयर का, ठीक है, फिर दे रखा है इस ईयर का। अब कंपैरिजन करोगे, पहले एग्रीकल्चर ज्यादा था, फिर एग्रीकल्चर कम हुआ है, ठीक है। सर्विस सेक्टर पहले कम था, सर्विस सेक्टर बढ़ा है, तो दैट मीन्स पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल टू सर्विस सेक्टर। तो दैट मीन्स ये कंपैरिजन हमें क्या शो कर रहा है, 1980s 19 में इंडिया एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, और अब धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गई है, डेवलपिंग, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कंपेयर करते हैं। ऐसे चाइना का आप देखो बेटा, ठीक है, चाइना का भी आप सेम कंपेयर करो। चाइना में तो शुरू में भी GLF कैंपेन आया था, तो प्रेफरेंस किसको दिया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। पाकिस्तान का कंपेयर करो, पाकिस्तान में तो सब बर्बादी है, ठीक है, तो पाकिस्तान में तो हर चीज है, अगर आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इस ईयर से इस ईयर से तो हर चीज कम होता जा रहा है, देखो, ठीक है। तो पाकिस्तान तो की GDP डाउन आती जा रही है, ठीक है, इंडिया और चाइना की बढ़ रही है, ऐसे आप शो करोगे, ठीक है। तो इनको ना, ये देखो जैसे नीचे पॉइंट्स दे रखे होते हैं ना, इनको रीड आउट जरूर करना बेटा, कि कैसे कंपेयर किया हुआ है। आपके दिमाग में एक दो पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको फिक्स करवाए कि पॉपुलेशन आता है, ये जेंडर रेशियो आता है, तो ये चीजें हम लिखते हैं। तो कंपैरिजन के क्वेश्चन इसमें दो बेसिस पे आएंगे, या पॉपुलेशन पे, या एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के बेसिस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। हो जाएंगे ट्रेड एनालिसिस के, पक्का, ठीक है, चलो।